आज धरती पर मौजूद हर इंसान, हर जानवर और मतलब हर एक पेड़। धरती का हर एक जीव। हाँ, बिल्कुल। ये सब असल में 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष से गिरे कचरे और एक उबलते हुए जहरीले सूप का सीधा नतीजा है। सुनने में ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है हाँ, ना? एकदम। लेकिन वास्तविकता इससे भी कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो हमें ठीक उसी 4.5 अरब साल के सफर पर ले जाने वाले हैं। और ये सफर कोई उबाऊ तारीखों या युगों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर एक निर्जन, मतलब धधकते हुए ग्रह से लेकर मानव चेतना तक का ये सफर कैसे तय हुआ। और ये समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। हाँ। ये विशुद्ध रसायन विज्ञान, भौतिकी और अस्तित्व के अनवरत संघर्ष की कहानी है, राइट। एकदम सही कहा। जो स्रोत हम खंगाल रहे हैं वो इस बात पे रोशनी डालते हैं कि कैसे निर्जीव रसायनों ने एक साथ आकर जीवन को आकार दिया। ये हम सबकी सबसे प्रामाणिक ओरिजिन स्टोरी है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हमें जीवन की इस कहानी को समझना है तो हमें उस दौर में जाना होगा जब पृथ्वी रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, जरा भी नहीं। लगभग 4.5 से 4 अरब साल पहले का समय। इसे विज्ञान की भाषा में हिडियन इयॉन कहा जाता है। और उस समय की पृथ्वी की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। कोई ऑक्सीजन नहीं थी वहां। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों का गुबार। और उबलते हुए तेजाब जैसे महासागर। हाँ, और ऊपर से लगातार अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। एक अराजक कॉस्मिक रसोई की तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जीवन जैसी इतनी कोमल चीज को पनपने के लिए इतने हिंसक और उबलते हुए माहौल की जरूरत क्यों पड़ी। असल में जो चीज हमें विनाशकारी लग रही है ना, वही जीवन के निर्माण के लिए जरूरी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत थी। अच्छा। हाँ, जीवन को शुरू होने के लिए सिर्फ रसायनों की नहीं, बल्कि एक जबरदस्त स्पार्क या झटके की जरूरत होती है। इस हिंसक माहौल ने ठीक वही काम किया। मतलब उस कॉस्मिक रसोई में जीवन की रासायनिक रेसिपी तैयार हो रही थी। बिल्कुल। विज्ञान में इस उत्पत्ति को लेकर 3 मुख्य सिद्धांत चर्चा में रहते हैं। पहला है प्राइमोर्डियल सूप का सिद्धांत। डार्विन, ओपेरिन और हाल्डेन जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि उथले गर्म तालाबों में रसायनों का मिश्रण था। राइट। और उस पर जब आकाशीय बिजली गिरी तो जीवन के मूलभूत कण बन गए। दूसरा सिद्धांत गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर आधारित है। वो जो समुद्र की गहराइयों में उबलता हुआ पानी निकलता है। एकदम सही। जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पृथ्वी के गर्भ से उबलता हुआ पानी और खनिज फवारों के रूप में निकलते हैं। उस अत्यधिक गर्मी और दबाव ने रसायनों को आपस में जुड़ने पर मजबूर कर दिया। और एक तीसरा सिद्धांत भी है जो थोड़ा और भी विचित्र लगता है, मतलब पैंसपर्मिया। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि जीवन के मूल तत्व जैसे कि अमीनो एसिड वास्तव में पृथ्वी पर बने ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रहों के जरिए यहाँ आए। यानी जो उल्का पिंड पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे, वही अनजाने में जीवन के बीजों की होम डिलीवरी भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। और इस रासायनिक रेसिपी को सिद्ध करने के लिए 1952 का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है, मिलर-यूरी प्रयोग। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने एक बंद कांच के बर्तन में प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण की नकल की। उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प डाला। और फिर आकाशीय बिजली का प्रभाव पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए, है ना? एकदम। और कुछ ही दिनों के भीतर उस निर्जीव गैसों के मिश्रण में अमीनो एसिड बन गए। अमीनो एसिड यानी वो ईंटें जिनसे प्रोटीन बनता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। सिर्फ अमीनो एसिड का बन जाना जीवन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जीवन के लिए ये जरूरी है कि वो रसायन खुद की नकल बना सके, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके। यहीं से आरएनए वर्ल्ड की अवधारणा आती है। ये थोड़ा जटिल लगता है। निर्जीव रसायन खुद की नकल कैसे बनाने लगे? उनके अंदर ये सोच या प्रोग्रामिंग कहाँ से आई? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब बहुत सारे जटिल रसायन एक जगह जमा हुए तो कुछ रसायनों के चारों ओर लिपिड यानी वसा की एक परत बन गई। एक तरह की प्राकृतिक रासायनिक दीवार। हाँ बिल्कुल। इस दीवार के अंदर रसायन सुरक्षित थे और उनका सांद्रण बढ़ गया। इसी सुरक्षित घेरे में आरएनए जैसे अणु बने। अच्छा, तो आरएनए अपने आसपास के रसायनों को जोड़कर अपने जैसी चेन बना सकता है? सही कहा। ये कोई सोच समझकर किया गया काम नहीं था, बस रसायन विज्ञान का एक स्वाभाविक नियम था।
और यहीं से जीव विज्ञान की पहली नींव रखी गई। निर्जीव रसायनों का खुद को दोहराना, ये वाकई एक बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। तो उस कॉस्मिक रसोई में जब ये रासायनिक छलांग लग गई, उसके बाद कहानी उस बिंदु पर आती है जिसे स्रोत लूका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हाँ, लूका। ये करीब 4.2 अरब वर्ष पूर्व गहरे समुद्र में पैदा हुआ एक एकल कोशिका जीव था। लेकिन एक सेकंड, यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि लूका धरती पर पैदा होने वाला पहला जीव नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस समय शायद रसायनों के मेल से कई और तरह के शुरुआती जीव बने होंगे। तो लूका वो इकलौता भाग्यशाली परदादा है जिसका वंश हर प्राकृतिक आपदा को झेलकर आज तक जीवित है। बाकी सब मिट गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लूका एक सर्वाइवर था, और हम ये इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रमाण आज भी हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान। हाँ, धरती का हर जीव डीएनए का उपयोग करता है। हम सभी ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एटीपी, जिसे हम कोशिका की माइक्रोस्कोपिक बैटरी समझ सकते हैं। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, हम सभी के प्रोटीन उन्हीं 20 समान एमिनो एसिड से बने हैं। इतने बड़े ग्रह पर यह समानता कोई संयोग तो नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं। समय के साथ इस लूका से जीवन की 3 मुख्य शाखाएं निकली। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। हाँ, आर्किया जो अत्यधिक खौलते पानी या तेजाब में रहते हैं। ये जो यूकैरियोट्स हैं, इनके बारे में स्रोतों में काफी जिक्र है। ये सामान्य बैक्टीरिया से अलग कैसे हैं? यूकैरियोट्स जीवन के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सामान्य बैक्टीरिया के भीतर उनका जेनेटिक पदार्थ ऐसे ही तैरता रहता है, बिना किसी सुरक्षा के। हाँ, लेकिन यूकैरियोट्स वो कोशिकाएं हैं जिन्होंने अपने अंदर एक नाभिक यानी न्यूक्लियस विकसित कर लिया। एक सुरक्षित कमांड सेंटर की तरह। बिल्कुल, जहां डीएनए को सुरक्षित रखा जा सकता था। इसी के कारण भविष्य में पौधों, जानवरों और इंसानों का बनना संभव हो पाया। और इन शुरुआती जीवों के हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस भौगोलिक प्रमाण भी हैं। हाँ, कनाडा के नुआगिट्टुक में। सही। वहां 3.77 अरब वर्ष पुराने हाइड्रोथर्मल वेंट के जीवाश्म मिले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा में भी स्ट्रोमैटोलाइट्स पाए गए हैं। और ये स्ट्रोमैटोलाइट्स कोई आम पत्थर नहीं है। उथले समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने सदियों तक अपने ऊपर मिट्टी और खनिजों की परतें जमा की। मतलब ये उन प्राचीन जीवाणुओं द्वारा बनाए गए बहुमंजिला अपार्टमेंट्स हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और अरबों वर्षों तक जीवन इन्हीं एक कोशिकाओं तक सीमित रहा। जीवन पनप तो रहा था, लेकिन उसे जटिल और बड़ा आकार लेने के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। और ये बदलाव आया करीब 2.4 अरब वर्ष पूर्व, जिसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। यहाँ कहानी सच में एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। महासागरों में साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवों ने प्रकाश संश्लेषण शुरू कर दिया, यानी फोटोसिंथेसिस। वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाते थे और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। अगर गहराई से सोचें तो ये साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी के पहले टेराफॉर्मर थे। हाँ, उन्होंने अनजाने में ही पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को बदल डाला। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस समय धरती पर मौजूद 99% जीवों के लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही घातक जहर थी। इसे विकासवाद की सबसे बड़ी महात्रास्ती और सबसे बड़ा वरदान दोनों कहा जा सकता है। जिस गैस ने पुराने अवायवीय जीवन का सफाया कर दिया, उसी ने भविष्य के जटिल जीवन के लिए एक हाई ऑक्टेन फ्यूल का काम किया। बिल्कुल। ऑक्सीजन के बिना कोशिकाएं कभी इतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर सकती थीं कि वो बड़े आकार ले सकें। और इस ऑक्सीजन क्रांति के बाद लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व एक और बड़ी छलांग लगी, बहुकोशिकीय जीवन का विकास। हाँ, लेकिन एक कोशिकीय जीवों ने अचानक आपस में जुड़ने का फैसला क्यों किया? वो तो अरबों सालों से अकेले ही खुश थे। ये सहयोग किसी खुशी से नहीं, बल्कि संकट से उपजा था। जब कुछ जीवों को भूखमरी या बाहरी खतरे का सामना करना पड़ा, तो अकेले रहने पर उनकी मौत तय थी। तो उन्होंने जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर एक बड़ी संरचना बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि मिलकर काम करने में ही भलाई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इससे श्रम विभाजन शुरू हो गया। श्रम विभाजन? यानी अब हर कोशिका को हर काम करने की जरूरत नहीं थी। सही कहा। कुछ कोशिकाएं सिर्फ भोजन पचाने का काम करने लगी, कुछ प्रजनन के लिए और कुछ बाहरी कवच बनकर सुरक्षा करने लगी।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानों ने सभ्यता की शुरुआत में काम बांट लिए थे। बहुत सटीक तुलना है। और कोशिकाओं के इस एक साथ काम करने की क्षमता और भरपूर ऑक्सीजन ने मिलकर एक ऐसा विस्फोट किया जिसने पृथ्वी का चेहरा ही बदल दिया। कैम्ब्रियन विस्फोट, जो आज से करीब 538 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इस विस्फोट का मतलब किसी बम का फटना नहीं था, बल्कि ये जीवन की विविधता में आई एक तीव्र बाढ़ थी। इससे पहले जीवन नरम और जली जैसा था। हाँ, लेकिन कैम्ब्रियन काल में जीवों ने पहली बार कठोर आवरण, कंकाल और सबसे महत्वपूर्ण चीज आंखें विकसित की। ट्राइलोबाइट्स जैसे जीव समुद्रों में राज करने लगे। ये आंखों वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। कैसे? कल्पना कीजिए, आप करोड़ों साल से शांति से अंधेरे में तैर रहे हैं। अचानक आपको आंखें मिल जाती हैं और पहली चीज जो आप देखते हैं वो है एक भयानक जीव जो आपको खाने आ रहा है। ओहो, ये तो डरावना होगा। जाहिर है, ऐसे में बचने के लिए हर कोई एक मजबूत कवच ही मांगेगा। क्या इसी वजह से समुद्रों में शिकारी बनाम शिकार की हथियारों की होड़ शुरू हुई? बिल्कुल। दृष्टि के आते ही पारिस्थितिकी तंत्र के नियम बदल गए। जो देख सकता था वो अचूक शिकारी बन गया। अब शिकार के पास बचने के 3 ही रास्ते थे: तेज भागे, खुद को छुपा ले, या एक कठोर कवच विकसित कर ले। इस हथियारों की होड़ ने इवोल्यूशन को एक ऐसे गियर में डाल दिया जहां हर दिन नए जीव बन रहे थे, और फिर जीवन ने जमीन की ओर कदम बढ़ाया। और ये जमीन पर आना रातों रात नहीं हुआ। पेलियोजोइक युग में मछलियां थीं जिनका जीवन पूरी तरह पानी के भीतर था। फिर मेसोजोइक युग में उभयचर आए। वो जमीन पर आ तो सकते थे, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं थे। उन्हें अंडे देने के लिए पानी में लौटना पड़ता था, क्योंकि उनके अंडे सूख जाते। जमीन पर बसने के लिए एक तकनीकी चमत्कार की जरूरत थी, और वो था एमनियोटिक अंडा, जो सेनोजोइक युग में सरीसृपों ने विकसित किया। अगर सरल भाषा में समझें तो ये अंडा एक पोर्टेबल पानी का तालाब था। एकदम सही। इस एक विकास ने जीवों को महासागरों से आजाद कर दिया। अब वो कहीं भी जा सकते थे। लेकिन विकासवाद की ये कहानी हमेशा आगे ही नहीं बढ़ती। प्रकृति बीच बीच में बहुत क्रूर तरीके से रीसेट बटन भी दबाती है। महाविनाश। हाँ, स्रोतों में पृथ्वी के इतिहास के सबसे डरावने अध्यायों का जिक्र है, द बिग 5 महाविनाश। इन 5 में से 2 सबसे प्रमुख हैं। पहला है द ग्रेट डाइंग, जो लगभग 251 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय ज्वालामुखी फटने से 96% प्रजातियां नष्ट हो गई थी। हाँ, जीवन बस खत्म ही होने वाला था। और दूसरा सबसे चर्चित है द एस्ट्रॉइड, जो 66 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, जिसने डायनासोरों को मिटा दिया और 76% जीवन समाप्त कर दिया। बिल्कुल। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन महाविनाशों को देखने का एक और नजरिया भी है। ये किसी भयंकर जंगल की आग की तरह है। वो कैसे? वो विनाशकारी जरूर होते हैं, विशाल पेड़ों को जला देते हैं, लेकिन वो उस चंदोवे को भी हटा देते हैं जिसने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोका हुआ था। जब बड़े पेड़ गिरते हैं तभी छोटे पौधों को मौका मिलता है। ये उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। डायनासोरों के खात्मे ने ठीक यही किया। जब तक डायनासोर्स थे, स्तनधारी जीव बहुत छोटे आकार के थे। वो रात के अंधेरे में बाहर निकलते थे ताकि शिकार न बन जाएं। लेकिन जैसे ही क्षुद्रग्रह ने डायनासोरों का सफाया किया, वो चंदोवा हट गया। अब स्तनधारियों को छुपने की जरूरत नहीं थी। वो दिन की रोशनी में बाहर आने लगे। और ये जानकर हैरानी होगी कि महज 3 लाख वर्षों के भीतर स्तनधारियों का आकार 30 गुना तक बढ़ गया। बाद में प्लेसेंटल स्तनधारियों ने पूरी पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। और उन्हीं छोटे स्तनधारियों की एक शाखा ने अफ्रीका के सवाना में अपने पैरों पर चलना सीखा। यहीं से मानव विकास की कहानी शुरू होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्होंने पेड़ों से उतरकर पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ऐसा लगता है कि 2 पैरों पर चलना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या पैरों पर चलने के कारण हाथ स्वतंत्र हो गए और उन्हीं स्वतंत्र हाथों ने मस्तिष्क को औजार बनाने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल। मानव विज्ञान में यही सबसे प्रमुख थियरी है। जब हाथ मुक्त हो गए तो वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने लगे। इससे होमो हैबिलिस का उदय हुआ, जो पत्थर के औजार बनाने वाले पहले पूर्वज बने। अब जटिल हाथों के मूवमेंट के लिए मस्तिष्क में भी जटिल वायरिंग की जरूरत होती है। इसी जरूरत ने मस्तिष्क के आकार में वृद्धि की। और फिर होमो सेपियंस का उदय हुआ, जिसने भाषा को जन्म दिया, आग पर नियंत्रण पाया और पूरी दुनिया में फैल गए। ये 4.5 अरब साल की यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन इस पुराने इतिहास को गहराई से समझने का
आज के समय में व्यावहारिक महत्व क्या है? ये केवल अतीत की धूल फांकना नहीं है। इसका पहला बड़ा उपयोग चिकित्सा विज्ञान में है। इवोल्यूशन को समझकर ही हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ सकते हैं। और जलवायु जागरूकता भी तो है। हाँ, पुराने महाविनाशों का मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग ही था। यह इतिहास की तरफ से एक चेतावनी है। और एस्ट्रोबायोलॉजी भी। चरम स्थितियों में जीवन कैसे पनपा, ये समझकर वैज्ञानिक आज मंगल ग्रह या यूरोपा पर जीवन की खोज कर रहे हैं। अगर जीवन उस उबलती हुई कॉस्मिक रसोई में शुरू हो सकता है, तो ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। क्या बात है। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो ये इतिहास कोई यादृच्छिक घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक अटूट श्रृंखला है। ल्यूका के पहले रसायन से लेकर आज हमारे आधुनिक मस्तिष्क तक, हम इसी 4.5 अरब वर्षों के अनवरत अस्तित्व का सीधा परिणाम है। ये हमें एक गहरा नजरिया देता है कि हम इस ग्रह से अलग नहीं हैं, हम इसी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को विराम देने से पहले सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। हम जानते हैं कि जीवन हमेशा जैविक रूप से विकसित होता रहा है। लेकिन आज जिस तरह से हम एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में हैं, क्या ये संभव है कि मानव सभ्यता जैविक क्रमिक विकास के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जैविक विकास अब एक ऐसे तकनीकी विकास में बदलने वाला है जहां जीवन अपने ही डीएनए को खुद कोड करेगा और मशीनों के साथ जुड़ जाएगा? क्या अगला बड़ा जंप प्रकृति नहीं बल्कि हम खुद तय करेंगे? एकदम।